हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित सिंगला। मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का हमारे अकाउंट्स में क्या यूज़ है, तो ये मैं आपको पहले बता दूँ। कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन वो रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट्स बनाते टाइम हम जिन रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं या जिन बातों को हम ध्यान में रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। ये एक प्रकार के हमारे प्रिंसिपल्स ही होते हैं अकाउंट्स तैयार करने के। ठीक है, तो इन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते ही करते हैं अपने अकाउंट्स बनाते टाइम, और कन्वेंशंस वो होती हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमारे लिए अपने अकाउंट्स बेनिफिशियल हो जाएंगे तैयार करना। ठीक है, और उनसे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सेपरेट बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंटाइटी की। एंटाइटी का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे मैं और आप अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अलग अलग पर्सन हैं, वैसे ही एंटाइटी का मतलब होता है अलग अलग आइडेंटिटी रखना। सेपरेट बिजनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 10 लाख रुपीज़ मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो 10 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो रुपए एक प्रकार से मैंने अपने बिजनेस को क्या दे दिए, लोन दे दिया। तो जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा और बिजनेस की जो एंटाइटी है वो अलग अलग हो जाएगी। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा जो कि ना तो चल सकता है ना खा पी सकता है, बट वो अपने नाम से सेल परचेज कर सकता है। ही कैन सेल और परचेज विद इट्स नेम। आप शहर में जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हमने इस नाम की दुकान पे जाना है या इस नाम की दुकान पर जाना है, फला फला दुकान पे जाना है। तो इसका मतलब हर शॉप का एक पर्टिकुलर नाम होता है और वो शॉप उसी नाम से अपनी क्या करती है, सेल परचेज करती है। अगर आप उनसे बिल मांगते हो तो उस बिल के ऊपर भी उस फर्म का या शॉप का नाम लिखा हुआ होता है। तो इट मीन्स जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी बन जाते हैं। दोनों का एंटाइटी जो है वो अलग अलग हो जाती है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ फिर से बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जो कि हमारी तरह ना तो चल सकता है, ना खा पी सकता है, ना बोल सकता है, बट वो अपने नाम से क्या कर सकता है, सेल परचेज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उनसे जब बिल लेते हो तो फर्म का नाम आता है या उस शॉप का क्या आता है, नाम आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मेन पर्पस क्या है हमारे पास, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मेन पर्पस ये है कि जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तो एक कैपिटल चीज़ है जिसे मैं लायबिलिटी साइड शो करता हूँ। उसका मतलब ये होता है, कैपिटल का मतलब कि ऑनर ने बिजनेस को, ठीक है जी, 10 लाख या 5 लाख रुपए क्या दिए हैं, लोन दिया है या एक प्रकार से उधार दिया है। ठीक है, तो जब दो पर्सन हैं, ए और बी दो पर्सन हैं, उन दोनों पर्सन में पैसे का एक्सचेंज होगा तो उसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देगा, लोन देगा। मान लो मैंने राम नाम से फर्म खोली है और मेरा नाम श्याम है, तो श्याम क्या कर रहा है, राम नाम की फर्म में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार श्याम राम को 10 लाख रुपए क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, और वो ऑनर भी है श्याम। तो इसलिए उसे हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं, कैपिटल को हम किस साइड शो करते हैं, लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो यही रीज़न है
जो ये सेपरेट बिजनेस एंटाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस रीज़न के कारण ही हम क्या करते हैं, कैपिटल को लायबिलिटी साइड क्या करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है वो फिजिकल पर्सन है और बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस को एक प्रकार से क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, जिसे बाद में बिजनेस टाइप का जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसने ओनर को वो पैसे क्या करने हैं, अर्न करके वापस करने हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बेटा जैसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, हम बिजनेस में अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, ताकि मैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या कर सकूं, मेज़र कर सकूं। मान लो आप एक टेलर की शॉप पे जाते हो और उससे कहते हो कि मुझे पैंट बनवानी है या शर्ट बनवानी है, तो वो क्या करता है, आपकी मेज़रमेंट करता है। तो वो आप एक फीता ले लेगा और मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में आपको कपड़ा बता देगा कि इतने मीटर इतने सेंटीमीटर कपड़ा आप ले आओ। अगर आप किसी मिठाई की शॉप पे जाते हो तो उससे मिठाई मांगते हो, तो वो एक मेज़र के अकॉर्डिंग आधा किलो या किलो आपको क्या करेगा, मेज़र करके आपको मिठाई दे देगा। सिमिलरली अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो कोई ना कोई मेज़रमेंट अपनाते हैं। इसीलिए बिजनेस में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। तो अकाउंट्स में जब हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, तो उसके लिए कोई ना कोई फिक्स यूनिट होना चाहिए। जैसे लिक्विड को मापने के लिए हमारे पास फिक्स यूनिट क्या है, वाटर है। कपड़े को मापने के लिए हमारे पास मीटर या सेंटीमीटर है। तो सिमिलरली हर चीज़ के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक मेजरमेंट रखा हुआ है, एक यूनिट रखा हुआ है। सिमिलरली बिजनेस को भी मेजर करना चाहते हैं कि बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको मापने के लिए भी एक पर्टिकुलर यूनिट चाहिए, और ये यूनिट हमारे पास क्या है, मनी। तो बिजनेस में जो हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे वो मनी यानी कि रुपीस में करेंगे, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो उसको हम क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकें। तो बिजनेस के अंदर उसको मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, बिजनेस को उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास एक यूनिट है वो क्या है, मनी है। ये कॉमन यूनिट है। आप कहीं पर भी इंडिया में चले जाओ तो आपको अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस मिलेंगी वो मनी में ही मिलेंगी। अगर आपके पास 2 और 2 के आगे 5 जीरो लगा हुआ है अकाउंट्स में, तो उसका मतलब हम ये मानेंगे 2 लाख मीटर नहीं मानेंगे, उसे हम 2 लाख रुपीज़ मानेंगे, क्योंकि हर जगह हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए एक मेजरमेंट, एक यूनिट सेट किया हुआ है। दिस इज मनी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है, ध्यान से सुनना बेटा। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हम ये मेज़र ज़रूर करना चाहते हैं कि मुझे इस काम से फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही प्रॉपर गाइडेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और मैंने सारा साल पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने पेपर मेरे होंगे ताकि मेज़रमेंट हो सके कि बीकॉम फर्स्ट में जो मैंने स्टडी करी है उसमें मैंने क्या अचीव किया है। अगर मेरे 80% या 90% नंबर आते हैं तो इसका मतलब मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है। अगर मेरे नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब मैंने प्रॉपर ढंग से स्टडी नहीं की है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं, बिजनेस को क्या करना है, मेज़र करना है कि बिजनेस सही प्रॉपर गाइडेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये 12 मंथ का पीरियड होता है बेटा। जनरली हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 मार्च से 31 मार्च, ये 12 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं। और इस 12 महीने के पीरियड में बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी इनकम्स हुई हैं, जो भी एक्सपेंस हुए हैं, सबको मेज़र करके हम ये देखते हैं कि बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है या लॉस। अगर हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद बिजनेस को मेज़र ही नहीं करेंगे
तो कल को बिजनेस में कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसे हम पकड़ नहीं सकते। और अचानक जब मान लो 10 साल बाद मैं बिजनेस की मेजर करता हूँ तो लॉस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको मैं रिकवर ही नहीं कर सकता। तो थोड़े थोड़े 12-12 महीने के बाद जब हम बिजनेस को मेजर करते हैं तो टाइमली हमें पता चल जाता है कि मेरे बिजनेस में कहाँ गड़बड़ है, ताकि मैं उसे क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। तो इसीलिए हम 12 महीने के बाद क्या बनाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जो चौथा कॉन्सेप्ट है बेटा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग पीरियड की तरह ही है बेटा, ध्यान से सुनना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग का मतलब क्या होता है बेटा, चलना, कोई चीज को चलना। तो बेटा हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, लॉन्ग, ताकि जब तक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो बिजनेस चलाने के लिए मुझे फिक्स एसेट्स भी चाहिए। क्या चाहिए, फिक्स एसेट्स चाहिए। और फिक्स एसेट्स को जब आप यूज करोगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये डेप्रिसिएशन की रेट क्या होनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस सिर्फ 5 साल के लिए चला रहा हूं, सिर्फ कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं जो भी फिक्स एसेट खरीदूंगा उसके उसके ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को 5 साल में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 20% क्या लगाऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ठीक है। बट अगर मैं बिजनेस अनसर्टेन पीरियड के लिए लगा रहा हूँ, यूज कर चला रहा हूँ, अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो जो फिक्स एसेट मैं यूज करूंगा मैं ये देखूंगा कि इसकी लाइफ कितनी है। मान लो ये 8 साल है या 10 साल की लाइफ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो एक फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन हम दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो हमें यह पता हो कि हम बिजनेस कितने टाइम के लिए चलाने वाले हैं। मान लो मैंने एक 10 लाख की एसेट खरीदी और मैंने सिर्फ अपने बिजनेस को 5 साल के लिए चलाना है, तो 5 साल बाद हो सकता है वो एसेट बिके या ना बिके। तो मुझे हर साल 20% यानी कि 2-2 लाख के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और 5 साल में वो फिक्स एसेट को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। बट अगर ऑन द कंट्रेरी दूसरी साइड अगर मैं देखूं, अगर मेरा बिजनेस अनसर्टेन पीरियड के लिए चल रहा है तो मैं फिक्स एसेट के लिए क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि उस मशीन की या फिक्स एसेट की लाइफ कितनी है। मान लो उस फिक्स एसेट की लाइफ 10 साल है, तो मैं उसके ऊपर 10% के हिसाब से धीरे धीरे 10 सालों में क्या करूंगा, वो डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, राइट ऑफ करूंगा। तो यही चीज हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि जो हम फिक्स एसेट अपने बिजनेस में यूज करेंगे उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से और किस टाइप से चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि या तो ये पता हो कि मेरा बिजनेस कितने साल चलने वाला है, या दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस एसेट की लाइफ कितनी है, कितने साल तक वो गोइंग करेगी, चलेगी। मेरा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है ड्यूल कॉन्सेप्ट। बेटा आपने डबल एंट्री सिस्टम का नाम सुना ही होगा, वही चीज को हम क्या पर क्या बोल रहे हैं, ड्यूल कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शंस को दो अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। क्या, एक तो बेनिफिट यही है हमारे सामने कि कल को अगर कोई मिस्टेक होती है तो दूसरे अकाउंट से चेक करके उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि कोई अगर फ्रॉड करता है तो दो जगह ट्रांजैक्शन होने के कारण कोई पर्सन जल्दी से क्या नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। उस फ्रॉड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें हर ट्रांजैक्शन को दो जगह पे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, चीजों को मैच करना, दो चीजों को क्या करना, मैच करना। कैसे मैच करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं किसी का प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साइड इनकम रखूंगा और एक साइड क्या रखूंगा, एक्सपेंस। और फिर उनमें से क्या करूंगा, मैं लेस कर दूंगा। मान लो आपने किसी शॉप पे गए और आपने वहां से शर्ट खरीदी और मैंने उससे कहा कि मुझे बिल बना के दो, और उसने वो बिल पेंट का बना के दे दिया, तो क्या ये चीज मैच हो रही है, नहीं हो रही। अगर मैं शर्ट खरीद रहा हूं
तो मुझे बिल भी किसका मिलना चाहिए, शर्ट का मिलना चाहिए। अगर मैं किसी क्रॉकरी की शॉप पे जाता हूँ और मैंने एक क्रॉकरी खरीदी और वो मुझे मोटर बाइक का बिल काट के दे रहा है, तो क्या ये मैचिंग है? नहीं है। तो जो चीज़ खरीद रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मुझे बिल मिलना चाहिए, यानी कि मैचिंग होनी चाहिए। सिमिलरली अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि 12 मंथ के बाद हम क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। तो अगर मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, मान लो मैं 1 जनवरी 1990 से लेकर 31 दिसंबर 1990 तक का अकाउंट बना रहा हूँ, यानी कि इस 12 महीने का अकाउंट बना रहा हूँ, तो जितने भी इनकम्स या एक्सपेंस हैं वो सिर्फ उसी पीरियड के लूँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इस 12 महीने में मुझे फ़ायदा हुआ है या लॉस। अगर मैं कोई इनकम 1988 की या 89 की दिखाऊंगा, या कोई एडवांस इनकम उसमें दिखा दूंगा, या एक्सपेंस एडवांस दिखा दूंगा, तो क्या मैं उस परफॉर्मेंस को या मेजरमेंट को माप सकूंगा? नहीं मेजर कर पाऊंगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है, ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि जिस टाइम पीरियड के लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस टाइम पीरियड के हमें सारे एक्सपेंस और इनकम शो करनी चाहिए। अगर कोई इनकम या एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो उसे हमें वहां से हटा देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो आपने एक आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड सुना होगा, तो वहां पर ये बड़ा काम आता है बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि वो हो तो चुके हैं बट उनकी कैश पेमेंट नहीं हुई है। क्लियर? तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडवांस का क्या करते हैं कि ये होना तो बाद में है एक्सपेंस और हमने पेमेंट इसकी अभी कर दी, तो उसे अब हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग उसी साल का है। चलो कैश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है तो उसी साल का, तो इसलिए उसको ऐड करके दिखाते हैं। एडवांस अगले साल का है तो उसका इस साल से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये जो मैचिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, जब हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, और एडवांस खर्चे जो अगले साल के हैं, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, उन्हें क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अभी हमने मैचिंग में पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग के बारे में क्या पढ़ा था हमने, हमने आउटस्टैंडिंग के बारे में ये पढ़ा था कि ये एक्सपेंस हो चुका है बट इसकी पेमेंट अभी नहीं हुई, बट ये एक्सपेंस हम क्या करते हैं, अकाउंट में ऐड करके दिखाते हैं, तो ये एक्रूअल बेसिस हो गया हमारा। एक्रूअल का मतलब क्या है कि काम हो चुका है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस करनी है अकाउंट्स में, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करते टाइम हमें कैश के साथ साथ एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हमने कैश सेल करी है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और अगर हमने क्रेडिट सेल की है, अगर उसका बिल कट चुका है और कस्टमर ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो उस एक्रूअल सेल को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिमिलरली सैलरी है, मान लो 1 महीने की सैलरी दे चुके हैं, अगला महीना पूरा हो चुका है और अभी उसकी सैलरी देनी बाकी है, तो वो भी हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग मान के सैलरी दिखाएंगे। यानी कि जो चीज़ ड्यू हो चुकी है, जिसकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है और किसी कारणवश नहीं हुई है, तो उसे भी हम अपने अकाउंट में क्या करेंगे, शो करेंगे। कन्वेंशंस आ गई है बेटा, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, किसी चीज को पूरी तरह से क्लियर करना, एक एक छोटी छोटी बात को भी आपको क्लियर करना, बताना, उसका मतलब क्या होता है बेटा, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं बेटा, छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखना। बेटा अगर मैं एक अकाउंटेंट रखता हूँ अपनी शॉप पे और उसको 10,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ ताकि वो मेरे सभी अकाउंट्स को प्रॉपर ढंग से बना सके, और उसके बाद अगर मैं उससे पूछूं 2 महीने बाद कि कितनी सेल हो गई, तो वो कैसे ही सर अंदाज़ा इतनी हो गई, मैंने तो ध्यान नहीं रखा या वो नहीं रखा,
तो बेटा उस अकाउंटेंट को रखने का मुझे क्या फ़ायदा। अकाउंटेंट रखने का मतलब ये है कि अगर मैं उससे पूछूं 2 महीने बाद कि अब तक हमारी सेल कितनी हो गई, तो वो टैली में जाके मुझे ये बता सके कि 2,56,250 रुपये की अब तक हम क्या कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट डाटा मुझे दे। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही है कि अकाउंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बना रहे हैं, तो हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस को मुझे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर है बेटा। अगर कोई ट्रांजैक्शन सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो उसे हमें प्रॉपर ढंग से क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन को मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मुझे ध्यान से सुनना बेटा। बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो बिना सोचे समझे हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे प्रॉपर ढंग से एक बिल बुक या इनवॉइस बुक रखनी पड़ेगी। मान लो आप सिंपल जाके अकाउंटेंट को कि 2 लाख की सेल हो गई और अकाउंट में रिकॉर्ड कर दे, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा कि अगर आपने 2 लाख रुपए की सेल करी है तो उसके लिए मुझे कोई प्रूफ दो या मुझे कोई बिल दिखाओ भी आपने कस्टमर को ये पेमेंट करी है या सेल की है। मान लो मैं अकाउंटेंट को जाके कहूँ कि मैंने 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, आप कैश बुक में पेमेंट साइट दिखा दो, तो वो कहेगा कि वो रिसीप्ट दिखाओ जिस पे आपने उस पर्सन से क्या करवाए हैं, साइन करवाए हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अकाउंट्स में अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या बेस होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई हमारे पास बिल या बुक, स्लिप बुक होनी चाहिए, तभी हम अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या है बेटा, पर्पस। मटीरियलिटी का मतलब क्या है, पर्पस होना चाहिए उसका, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, पर्पस। बेटा अभी मैंने आपसे बताया कि हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर। बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसका मेरे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या हमें उन ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। मान लो मेरा एक फ्रेंड आता है और 5 रुपए की मेरे पास बैठ के चाय पी जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मैं अपने एम्प्लॉयज को डेली, एक एम्प्लॉय है उसको 5 रुपए की डेली चाय पिला रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जो वो 5 रुपए है वो मेरा रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है जो अपने एम्प्लॉयज पे कर रहा हूँ, बट जो मेरे फ्रेंड पे 5 रुपए की चाय का मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि वो डेली नहीं आएगा मेरे पास, कभी कभार आएगा। तो उस 5 रुपए से जो मैं अपने फ्रेंड पे खर्च कर रहा हूँ उसका मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बट जो मैं अपने एम्प्लॉय को 5 रुपए की चाय पिला रहा हूँ उसका मेरे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं उसे पूरे साल में कैलकुलेट करूँगा तो 150 मेरा क्या हो जाएगा, 1 मंथ का हो जाएगा, और पूरे साल का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1800 से 2,000 रुपये मेरा खर्चा आ जाए। तो ऐसे 5-5 करके अगर हमारे पास 5 खर्चे को अगर मैं इग्नोर कर देता हूँ तो पूरे साल में मुझे कितने का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो वही कहना चाह रहा हूँ, मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि हम हर ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे, बट रिकॉर्ड करते टाइम अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसका मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे हम इग्नोर कर देंगे। केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन पे क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। लास्ट है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है बेटा रूढ़िवादी, पुराने विचारों का व्यक्ति। तो बेटा यहाँ पर इसका क्या रूल है, आपने प्रोविजन और रिजर्व अकाउंट्स में बहुत बनाए होंगे बेटा। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो एक वर्ड रिजर्व और एक वर्ड प्रोविजन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो कंजर्वेटिज्म के कारण है कि हम फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस के लिए पहले से ही क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा,
कि आपके फादर साहब सेविंग करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि पापा ये सेविंग क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बेटा फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस आ जाता है, मान लो आपकी पढ़ाई पे कोई खर्च करना है, तो मैं इस सेविंग से उस एक्सपेंडिचर को क्या कर सकता हूँ, पे कर सकता हूँ। तो फ्यूचर में अगर मुझे कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन क्या करूँगा, पहले से करूँगा। अगर मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं करूँगा और अचानक से वो एक्सपेंस या लॉस आ जाता है तो उसे मैं बियर नहीं कर पाऊँगा। तो हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में प्रोविज़न और रिजर्व्स बनाता है ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो जाए, मान लो फ्यूचर में किसी बिजनेस में आग लग जाए या पानी आने से बाढ़ आ जाए और पानी आने से बिजनेस का माल खराब हो जाए, तो वो दोबारा से उस रिजर्व पैसे को यूज करके अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सके और उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, फेस कर सके। अगर वो कोई प्रोविजन या रिजर्व्स नहीं बनाएगा, ठीक, तो फ्यूचर में अचानक अगर कोई गड़बड़ हो जाती है बिजनेस में तो वो उसको बियर नहीं कर पाएगा और उसका बिजनेस लॉस में जाकर बंद हो जाएगा। तो यही ये कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन बताना चाह रही है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या रिजर्व्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए और कुछ रिजर्व्स या प्रोविजन हमें बना लेने चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है बेटा, हर साल एक जैसे रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है कि मंडे को इसके अकॉर्डिंग, ट्यूसडे ये थी, वेडनेसडे ये, थर्सडे ये। तो वो टाइम टेबल इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। आपको पता होना चाहिए कि मंडे को भी यही लेक्चर लगेंगे, ट्यूसडे को भी यही लेक्चर लगेंगे, वेडनेसडे को भी यही लगेंगे। अगर मैं कह दूं कि मंडे को पहला लेक्चर अकाउंट्स का होगा, ट्यूसडे को अगला लेक्चर मैथ का होगा फर्स्ट लेक्चर, वेडनेसडे को फर्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का होगा, फिर कभी चेंज कर दूं, फिर कुछ कर दूं, तो थोड़े दिन बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको यही नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट लेक्चर किस सब्जेक्ट का होता है। सिमिलरली अगर मैं आपकी अकाउंट्स की क्लास में आऊँ, आज फर्स्ट चैप्टर के 2 पेज पढ़ा गया, अगले दिन आके मैंने फोर्थ चैप्टर के 2 पेज पढ़ा दिए, फिर अगले दिन आके मैंने फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, उससे अगले दिन आके मैंने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा दिया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि कौन सा सिलेबस चल रहा है और क्या चल रहा है। तो बिजनेस में इस कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि बिजनेस में अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो पॉलिसीज जो है हमारी बिजनेस की वो हर साल सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर मैंने डेप्रिसिएशन के लिए फिक्स रेट मेथड ऑप्ट किया हुआ है तो हर साल मुझे डेप्रिसिएशन फिक्स रेट मेथड से ही लगाना चाहिए। हर साल मुझे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये है कि मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करता हूं कि लास्ट ईयर से मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है। तो अगर हर साल मैं पॉलिसीज चेंज कर दूंगा तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंट्स बनाते टाइम जो रूल्स या रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं वो हर साल सेम रहने चाहिए, उन्हें चेंज करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन समझ आ गई होंगी बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।